आर्मी चीफ ने कहा है कि जी वो सब कुछ ठीक करेंगे और वो स्मगलिंग भी रोकेंगे और जो करप्शन है उसके बारे में भी उन्होंने बात की है बिजनेस कम्युनिटी से। आप क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, आसिम मुनीर साहब का, इसको मैं जो नाम दिया जा रहा है उसको कहा है आसिम मुनीर डॉक्ट्रिन, और उसमें जो इसका जो जिसके बारे में बात हो रही है पहले इस मूवमेंट की या इससे पूरे कैंपेन की, उसका नाम है हमारा पाकिस्तान। तो उन्होंने कराची में भी मुलाकात की, लाहौर में भी की और 4.5 घंटे की मुलाकात की। वेल प्रिपेयर्ड थे, वेल डिलीवर उन्होंने किया। और जो मुझे इशारे उसमें से नजर आते हैं, वो सबसे पहला इशारा तो ये है कि आपका सिविलियन सेटअप मुकम्मल फेल है। और जाती दफा हमारे जो शहबाज शरीफ साहब वो भी इशारे देते रहे हैं कि आर्मी चीफ की मदद के बगैर एक पुल भी नहीं बनाया जा सकता। तो उससे और इन्होंने खासकर जो एक चीज हमारे आर्मी चीफ साहब ने आइडेंटिफाई की इस पूरे 2 मीटिंग्स में, उन्होंने अपने दायरा इख्तियार को एक्सप्लेन किया कि व्हाट ही वांट्स टू डू और क्या कर सकते हैं और उनके इख्तियारात क्या हैं। तो वो पूरे इस ह्यूज जुरिस्डिक्शन है उनके इख्तियारात की, जिसमें खारजी फॉरेन पॉलिसी भी है, जुडिशरी भी है, करप्शन भी है, डॉलर कंट्रोल भी है, प्रोजेक्ट्स भी हैं। सो उन्होंने पूरा एक एक्सप्लेन कर दिया है कि ही इज द ओनली पर्सन हु हैज अ सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान। आर्मी इज द ओनली इंस्टीट्यूशन हु हैज एबिलिटी टू डू समथिंग। उन्होंने इन 2 मीटिंग्स में सब कुछ बताया है, जो लोगों ने बाहर आके बताया है, मीडिया में जो बातें हुई हैं। तो दर हकीकत इसमें से एक इशारा तो ये मिल रहा है कि आपका सिविलियन सेटअप 76 सालों में फेल रहा है, और इसमें कोई शक भी नहीं। उन्होंने खुद भी कहा है, उसमें कई पहले तो बाहर रूमर्स थे कि 4 उन्होंने मिनिस्टर्स के नाम लिए हैं, लेकिन बाद में आया कि उन्होंने इस तरह नहीं कहा, ये किसी और तनाजर से इसको समझा गया। लेकिन उन्होंने बताया है कि इसमें सियासतदानों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे हैं, लेकिन मेरी नजर में ज्यादातर तो बुरे ही हैं। लेकिन यहां पे एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में एक ये भी फैशन मौजूद है कि सिर्फ और सिर्फ एहतसाब या बदनामी सिर्फ सियासतदानों को क्यों मिलती है। क्या दूसरे लोग करप्ट नहीं है? बेबहा करप्शन है, बेबहा करप्शन है। हम अभी तक पापा जान के पिज़्ज़े खा रहे हैं। मेरा मकसद है वो भी एक वो मेरे अमीरुल मोमिनीन ने 10 मिनट में उनको क्लीन सर्टिफिकेट दे दिया था। हाथ से लिखी हुई चीजों के उन्होंने बता दिया था। मैं जहां अमेरिका में बैठा हूं, मैं कई मेरे जानने वाले हैं जिनके जो जानते हैं कि उनके भाई पिज्जा डिलीवरी करते थे या जो उनकी पोजीशन थी, आज वो कितने बड़े बिजनेस टाइकून हैं। तो उनके ऊपर भी एहतसाब होना चाहिए। देखें, अगर एहतसाब की बात कहा जा रहा है कि नैब को हमें एक नया नैब नजर आएगा, क्या उस नए नैब के अंदर दूसरे इदारों का एहतसाब भी होगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि देखें, सियासतदान तो मैंने मान लिया भाई वो तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं, दूसरे कायद जरदारी साहब दुबई में हैं, तीसरे जो हैं उन्होंने बता दिया है कि वो टूनों और तावीजों और काले बकरों से एटॉमिक पावर को चलाते रहे हैं। ये तो तीनों नजर आ रहे हैं ना, ये तो तीनों, और यही एक अलमिया है आज। लेकिन जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान डिलीवर किया था, मुल्क का अरबों रुपया जाया किया, बैंकरप्सी तक लेकर आए, क्या उनका भी एहतसाब होगा? क्या उनसे भी पूछा जाएगा कि आपने मुल्क का अरबों रुपया और उसकी साख तबाह बर्बाद कर दी? आज पाकिस्तान नीचे से 4थे नंबर पर आपका पासपोर्ट है। मैंने आज एक ट्वीट की है, मैं सब्जेक्ट से नहीं हटना चाहता, लेकिन आज मैंने ट्वीट ये की है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक अफगान करेंसी आपसे बेहतर है, इन्फ्लेशन रेट अफगानिस्तान में बेहतर है। और मैंने जो आज ट्वीट की है कि खुदारा ये अपने सारे फॉरेन एजुकेटेड डुअल सिटीजन इकोनॉमिस्ट और आपकी रॉयल कैबिनेट जो है, इन सबको 3-3 महीने के लिए तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में भेज दिया जाए। ये अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए, इनको लंदन और हार्वर्ड ना भेजा जाए। बदतमीजी का तूफान है। बदतमीजी का तूफान ये है कि वो लोग जो तालिबान, जो आज तक जिन्होंने अफगानिस्तान से बाहर ट्रेवल ही नहीं किया, वो आपसे अच्छा मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये किसी, और मैं यहां पे ये अपने देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, आपके पाकिस्तान के अंदर हर डिपार्टमेंट का जो हेड है और उसके नीचे 20-20 जो लोग सेक्रेटरीज हैं, जो रॉयल ब्रिटिश एजेंट हैं,
इनको इस यतीम मुल्क के खर्चे पे मास्टर डिग्रियां कराई जाती हैं लंदन से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने, उनके बस की बात नहीं है। वो लग रहा है जिस तरह वो आंखों से अंधे होकर यहां से जाते हैं, कानों से बहरे होकर जाते हैं। इस पाकिस्तान के जो, अगर मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश होगी आसिम मुनीर साहब इन सब को बुला के कहें या तो रिजाइन दे दें या अपनी परफॉर्मेंस बताएं, हर महीने की परफॉर्मेंस बेस्ड सेटअप बनाया जाए इस कंट्री के अंदर। और हां, अगर अफगानिस्तान से कुछ नहीं सीखना तो लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे आम पार्टी से सीख लें कि न्यू दिल्ली को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। लेकिन सर, सारे काम अगर फौजियों ने ही करने हैं तो सिविलियन गवर्नमेंट को तो ये चलने ही नहीं देते ना। जैसे अभी भी नादरा में भी एक फौजी लगाए गए हैं, उसके बाद 2 लोग इंडिया से, एक मेजर गौरव आर्या जो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, और दूसरे कर्नल दानवीर, दोनों ने, मेजर गौरव ने एक ट्वीट लगाई है जिसमें ये कह रहे हैं कि ये अपने काम के अलावा, यानी कि आर्मी अपने काम के अलावा सारे काम कर रही है। उन्होंने एक टॉन्ट किया है पाकिस्तान आर्मी पे। उसके बाद कर्नल दानवीर की अभी जो वीडियो आई थी उसमें उन्होंने कहा कि इस तरह का सेटअप या इस तरह की कोशिश ज़ियाउल हक ने भी की थी अपने जमाने में, जो ये मिल के बिजनेस कम्युनिटी से, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था। तो क्या ये कर पाएंगे इस वक्त के आर्मी चीफ? आरजू, ये मुझे ये बताएं कि आप बल्कि सदर ज़ियाउल हक का नाम सदर अयूब सा का नाम क्यों नहीं लिया? मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा का नाम क्यों नहीं लिया? ये किसने नहीं किया? ये इस तरह के प्रोजेक्ट 5 साल मंसूबे, बहुत एक बड़ी अच्छी बात थी। डॉक्टर महबूबुल हक थे जिन्होंने बनाए थे, वो तो बेचारे 5 साल मंसूबा बनाकर तो वो बेचारे फौत हो गए। कोरिया ने उनके 5 साल मंसूबा को सामने रख के तरक्की कर ली। लेकिन इसके लिए पूरा सेटअप देखें। आज अगर देखा जाए, आज अगर ये बात की जाए, मैं बिल्कुल मैं आई लर्न सो मच फ्रॉम द बोथ ऑफ द जेंटलमैन। मेजर गौरव आर्या, ही इज अ लेजेंड, और मैं समझता हूं लोग उनके बारे में गलत समझते हैं। पाकिस्तान के बारे में जब भी उन्होंने बात की है मेक सेंस करती है, और उनकी बड़ी रिसर्च है पाकिस्तान के बारे में। इसी तरीके से कर्नल साहब हैं, दे आर हाईली, और ये जो अगर सोचा जाए कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, मैं आई डोंट बिलीव इट कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हाँ, पाकिस्तान की बात को किसी को क्रिटिसाइज करना, मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेरी हेल्दी फॉर एनी सोसाइटी। लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें आरजू, मैं तो इसको अच्छा भी समझता हूं। उसकी वजह यह है कि अगर आसिम मुनीर साहब हैं तो एक शख्स के पास इतनी पावर है, बजाय के पीडीएम की पार्टियां। मैं छोटी सी मिसाल बता देता हूं आपको। अगर यही गवर्नमेंट आसिम मुनीर साहब अकेले इसको ठीक करने की सलाहियत रखते हैं तो उसमें क्या बुराई है? अगर वो चाहते हैं, वर्सेस 10 पार्टियों के अंदर मिनिस्ट्रियां तकसीम कर दी जाएं और वो फिर अपने अपने इलाकों से सारे करप्ट अफसरान को ला के लूट मार शुरू करें, अब वो सिस्टम ज्यादा बेहतर है या आसिफ मुनीर हुज रेजिमेंटेड? और विल होना जरूरी है। मैं यहां पे एक बात और जरूर बताना चाहूंगा। मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई एम द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले अगर जमहूरियत को जो बात करना चाहते हैं ना आप, सिविलियन सेटअप का, या तो फिर इनको बताएं कि लेजिस्लेशन के स्पेलिंग क्या है। इन सब ने परवेज मुशर्रफ साहब ने जो कंडीशन रखी थी कि बीए की डिग्री होनी चाहिए, इन सब ने बीए कर लिए हैं लेकिन मैट्रिक नहीं किया, इन्होंने हाई स्कूल नहीं किया, जो आपके सारे एमपी एमएनए आते हैं। सर, वो तो शेख वकास जो पीएमएलएन के या पीएमएलक्यू के थे, उनको एजुकेशन मिनिस्टर पाकिस्तान में लगाया गया था, उनकी बीए की डिग्री जाली थी, फेक डिग्री लेके वो एजुकेशन मिनिस्टर लग गए थे। वो मैं कहता हूं, मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं, कई बड़े बड़े नामवर वकला की डिग्रियां जाली हैं और कई की डिग्रियां जाली। पीआईए के आपने खुद एडमिट किया, आपके आधे जहाज जो पीआईए की जाली डिग्रियों पे उड़ाते रहे पायलट। ये तो फैशन है, ये तो जिसका रिश्तेदार लग गया आगे उसने कर लेना, या पैसे लेके अपॉइंटमेंट्स कर देते हैं। लोग जिंदगियों के जानों से खेल रहे हैं आप। लेकिन उसमें बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो सोल्यूशन इसका हमारी अभी वाकई मैं ये मानूंगा बात इसके, लेकिन आज अगर सोल्यूशन देखा जाए तो वो सिर्फ आसिम मुनीर साहब के पास है। आज इसके ऊपर डायलॉग शुरू कर देना जी कि आज हम इनको डेमोक्रेसी और सियासत की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दें तो 30 साल लगेंगे इस बात में। हाँ, लेकिन ये है कि शुरू करना चाहिए वो प्रोसेस भी इनका। इनको पहले बताएं लेजिस्लेशन क्या है, बेसिक डेमोक्रेसी क्या है, इनको बताया जाए कि आपको किस मकसद के लिए असेंबलियों में लाया जाता है।
ये कमीशनें खाते हैं, ठेकों से सारी लूट मार करते हैं, ये रोका जाए। मैं कल परसों भी एक बात मैंने शायद आपको बताया था, जो जजेस के बारे में एक आया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के किस तरीके से दो घर मेंटेन करते हैं, किस तरीके से 20 करोड़ 36 लाख रुपया 17 जजेस के सुप्रीम कोर्ट के सेकेंडरी रेजिडेंसेस लाहौर और कराची में खर्चा होता है, जिसमें 6 करोड़ का सिर्फ बिजली का बिल है। तो मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से आपकी हर चीज के अंदर ये सारा कुछ है, हर चीज के अंदर करप्शन इन्वॉल्व है, हर चीज आपने कहीं तो करप्शन लीगल कर ली है, कहीं इलीगल है। अच्छा, लेकिन मैं उसमें अपने उस पर टॉपिक पे आना चाहता था कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो तीसरा जो इशारा सबसे बड़ा इस पे जाता है आरजू, वो ये है कि बाहर के कंट्रीज का भी एतमाद सिर्फ और सिर्फ फौज पर है। बाहर से पहले भी बाजवा साहब मिन्नतें करके पैसे लाते थे, बाहर से भी जब घड़ी भेज देते थे अमीरुल मोमिनीन तो जाके सऊदी अरेबिया को राजी बाजवा साहब करते थे। आज भी अगर यूएई पैसे दे रहा है 25 बिलियन, और आज भी अगर सऊदी अरेबिया 25 बिलियन दे रहा है, तो वो आसिम मुनीर साहब को दे रहा है, इन लुटेरों को नहीं देगा। लेकिन सर ये हाल भी तो फौज ने खुद बनाया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर कोई भरोसा ही ना करे, और आर्मी चीफ अगर ये सारे काम करेंगे, बल्कि अभी इन्होंने नादरा में भी एक फौजी जो है उनको लगा दिया है चेयरमैन। नादरा तो एक छोटा सा डिपार्टमेंट आरजू, हर जगह पे फौजी है। वही ना, तो सर फिर ये अपना काम कब करेंगे? और जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है या उनकी जो वैल्यू है वो इन्हीं ने तो गिराई है फौजियों ने, ताकि सब इन्हीं से बात करें, इन्हीं को पूछें, इन्हीं को पैसा दें। फिर लेकिन आज से वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आरजू यहां से आप जब ब्लीडिंग शुरू हुए वे फॉरवर्ड, तो यहां पे अगर आप ये चाहें कि आज दोबारा, अच्छा फिर मैं चलें ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि जी इलेक्शन हल है इस चीज का, सिविलियन सेटअप ही इसका हल है। मुझे ये बताएं, तीनों पार्टियों ने अभी तक कोई रोड मैप दिया इकॉनमी का? तीनों पार्टियों ने कोई देना चाहिए था ना। वो आसिम मुनीर ने रोका है उनको कि भाई आप एक प्लान बना के बताएं, अब आगे रोड मैप क्या है, अपने आप आएंगे ताकत में, पावर में वापस आएंगे। किसने रोका है इस वक्त मरियम नवाज को कि वो 10 स्टेप्स बनाए और बताए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाएंगे, किस तरीके से टेक्सटाइल को बढ़ाएंगे, किस तरीके से हम फलान। रोका है आसिम मुनीर ने उनको, लेकिन उनकी सोच ही नहीं है। आसिम मुनीर ने कहा था कि मेरा मकसद है, ये तो मैं मान ली बात इनकी, आपकी बात में, इस वक्त किसने रोका है कि पीटीआई कोई सोल्यूशन दे पाकिस्तान की इकॉनमी का? क्यों नहीं दे रही है? पीस पार्टी वाले भाग के इस वक्त दुबई क्यों चले गए हैं? बैठते क्यों नहीं यहाँ पे? शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि आप दुबई चले जाएं, आप चाहिए ना, बैठे यहाँ पे गर्मी में, बैठे ना अपने लोगों के साथ, बिजली के बिल फाड़े खा के ना। शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर रहा? उसको आसिम मुनीर ने जरूरी रोका। लेकिन ये सारी पूरी की पूरी कौम का सेटअप ही ऐसे आरजू, मैं मान ली बात है, मैं ठीक आप कहता हूं, मैं इसमें बिल्कुल एग्री करता हूं कि फौज का ये सारा नहीं है ये काम। लेकिन मुझे ये बताएं कि कौम की सारी जो करप्शन है, कौम की एक आपके पूरे कंट्री के अंदर एक गिलास दूध का खालिस नहीं मिलता, ये आसिम मुनीर का कसूर है कि कौम का कसूर है? सर आसिम मुनीर ये भी तो कर, सर आसिम मुनीर को चाहिए था ना कि वो आके कहते हैं कि फौज बैरकों में वापस जाए, और जो ये पार्टीज बाहर जाके बैठी है वो भी इसी वजह से गई है कि इनको एक टांग पे खड़ा कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को। आपको पता है आज 6 सितंबर है, और मैं बाहर मार्केट में लोगों से बात करके आई हूँ, शॉपकीपर्स से, जो लोग शॉपिंग कर रहे थे, उनसे सबने ये कहा, एक सिंगल आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि हाँ हम 6 सितंबर मना रहे हैं। सबने कहा हमें नहीं मनाना। ये फौज, ये बताएं, आप आज की बात कर रहे हैं, 1948 में कोई फौजी तो नहीं था ना यहाँ पे, कोई फौजी तो नहीं था उस वक्त आया। आपने आके अमेरिका को ये कहा कि हमें सोशलिज्म से लड़ने के लिए पैसा दो, हमारे इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ है सोशलिज्म। उस वक्त कौन सा फौजी बैठा था? तो जो मैंने आपको कहा कि सियासत करने से मरियम नवाज को एक सेटअप बनाने से कौन रोक रहा है? मुझे ये बताएं इस वक्त। मैं सबसे एक और मिसाल देता हूं, आपके क्या ख्याल में बाजवा साहब ने मना किया था इसको, इमरान खान को, कि आप अपोजिशन लीडर ना बन के बैठे असेंबली में? बैठ जाते ना असेंबली में अपोजिशन लीडर बन के, क्यों नहीं बात उस वक्त जमहूरी इक़्तिदार क्यों नहीं सामने लाई गई है? क्यों उनके हाथों में एक खिलौना बनते हैं, उनके हाथों में खेलते क्यों है? आज मैं एक और मिसाल देता हूं आपको, जिस तरीके से यहां पे झगड़ा हो रहा था आर्मी चीफ के लिए, नवाज शरीफ अपनी बात पे उस वक्त डटे रहे हैं कि आसिम मुनीर को बनाना है, डटे रहे हैं, और हो गया वो फिर। लेकिन ये देखें, आप एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये बुरा है तो ये ठीक है। दर हकीकत आपकी पूरी की, अच्छा उसको भी छोड़ दें, सारे छोड़ देते हैं सेटअप, आपकी ब्यूरोक्रेसी यहां से आईवी लीग स्कूलों से करप्शन सीख के क्यों जा रही है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग वहां से पढ़ के तरक्की कर रहे हैं, आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के
आपके सारे के सारे ब्यूरोक्रेट करप्शन क्यों कर रहे हैं? उसमें आसिम मुनीर का कसूर है? किसका कसूर है उसमें? मैं ये एज बहसीत कौम आपसे पूछना चाहता हूं, उसमें फौज का कसूर है? सर ये सभी रिस्पॉन्सिबल है ना, किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता। आरजू मैं भी तो यही कह रहा हूं कि कसूर एज ए कौम को सोच बदलनी पड़ेगी। बहसीत कौम। अच्छा दूसरी मैं सोचता हूं, बता फौजी कौन है? पाकिस्तानी है ना, जर्मन थोड़ी है। हमारे रिश्तेदार है, हमारे भाई हैं, हमारे कजन है, सारे बाहर से आए हैं। वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं हमेशा एक बात पे चीखता हूं, आज बता रहा हूं आपको बात। अभी जो मैंने आपको बताया है, जजेस जो हैं 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनके प्राइवेट रेजिडेंसेस लाहौर और कराची के अंदर उन पे 21 करोड़ रुपए का खर्चा, 20 करोड़ 36 लाख का खर्चा आता है। इन सब की फाइलें बनाई जाती हैं, हर जज की, हर बंदे की फाइल बना, लेकिन वो फाइलें पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खुलती? उनको दबा के रख लिया जाता है ब्लैकमेल करने के लिए। क्या वजह है? वो फौज ने सिखाना है आपको? FIA फौज का हिस्सा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो फौज का हिस्सा है, आपका रेलवे फौज का हिस्सा है, आपकी PIA फौज का हिस्सा है। हर डिपार्टमेंट फेल है, उसमें फौज का कसूर तो नहीं ना? लेकिन सर फौजी घुसे हुए तो है ना सर, हर जगह पे फौजी लगे हुए। आई डेफिनेटली एग्री विद यू, लेकिन कौम को बहसीते कौम बनना पड़ेगा। मेरी आप मैं एक और बात है, फौज को तो छोड़ दें, मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि आपने पाकिस्तान ही नहीं बनाया 1947 में। आपने धोखा दिया लोगों को। उस वक्त तो फौज थी नहीं, उसमें तो फौज थी नहीं। मैं सदर अयूब का कैरेक्टर डिस्कस करना चाहूंगा बिफोर पार्टीशन, जब उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि मुसलमानों को सेफ तरीके से पाकिस्तान उनको लाया जाए, तो वो क्या कर रहे थे इंडिया के अंदर बैठ के उस वक्त। मैं वो फाइल डिस्कस करना चाहता हूं जो सदर अयूब के ऊपर कायद-ए-आज़म इंटरेस्टेड नहीं थे कि उनको प्रमोट ना किया जाए। उस वक्त तो फौज नहीं थी, उस वक्त तो आसिम मुनीर नहीं थे। वो सदर अयूब ने जो एक फाउंडेशन बुनियाद रखी इस इंस्टीट्यूशन को करप्ट करने के लिए, किस तरीके से गौर अयूब साहब आगे आए और जो कुछ वो करते रहे अपने सुसर के साथ मिलकर, जो आपकी जो एक ऑटो कंपनी थी उसको बाय किया गया। आज उनका लड़का उमर अयूब जो है वो जमहूरियत का सबसे बड़ा ठेकेदार है वो। लेकिन आरजू देखें, इस चीज में से निकलने के लिए आपको बहसीते कौम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करनी होंगी, अपनी कमजोरियां एक्सेप्ट करनी होगी। मैं मानता हूं बात उनका। अच्छा आप में कहते हैं ठीक है, मैं मान लेता हूं फौज बुरी है, अदलिया ठीक है आपकी नहीं, तो फिर मैं वही तो कहूंगा सारे आबे का आबे बिगड़ा पड़ा है सारा। ये तो सारा सिस्टम तोड़ के ठीक करने वाला है। लेकिन आपका कोई एक सिंगल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसको आप कह सके कि नहीं जी नहीं, ये फला डिपार्टमेंट जो है जो इसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। एक भी नहीं है, सिंगल नहीं। चलाने वाले कौन है? सारे पाकिस्तानी। बल्कि मैं बता रहा हूं आपके सारे चलाने वाले डिपार्टमेंट को सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं। यतीम मुल्क ने एक ने उनको डॉलरों में डिग्रियां लेके देता है। मैं खुद यहां जानता हूं इस वक्त आपके 19 ग्रेड का अफसर बीवी बच्चों समेत आता है यहां पे, पाकिस्तान के खर्चे पे आता है यहां पढ़ने के लिए 2-2 3-3 साल, और शर्मनाक परफॉर्मेंस करते हैं जाके। कोई शर्म ही नहीं, हया ही नहीं, कोई करैक्टर ही नहीं। क्योंकि करैक्टर होता है ना कि मेरे मुल्क ने मुझ पर इन्वेस्टमेंट की है इस तालीम की, तो मैं जाके पाकिस्तान को ठीक करूं। वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग सीख के जा रहे हैं। लेकिन सर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है वो भी कोई अजीब ही किस्म की है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो आज कहते हैं कि जी इंडिया ने हर बार मुंह की खाई, मतलब पता नहीं क्या वो नशा करके आए थे। और वो जो सर इंटीरियर मिनिस्टर है सिंध के, अब ब्रिगेडियर है, वो भी ब्रिगेडियर हारिस नवाज, वो कहते हैं जी मोबाइल को ऐसी जगह रखेंगे उन्होंने कहा जी चोरी के हाथ में ना आए। आरजू उसमें तो आपके कई मुबसरीन जो है वो पहले ही इस पे अपना एनालिसिस दे रहे हैं कि जो केयर टेकर सेटअप है वो इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। उसमें अब देखें, आपने वो मिसाल दी है, हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब से पूछा गया है कि मोहम्मद बिन सुलेमान 5 घंटे के लिए आएंगे या 3 घंटे के लिए, जिन्होंने कौम को हर चीज की इतला देनी है, वो कहते मुझे तो पता ही नहीं है वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो फिर ये तो सेटअप वैसे ही बातें हो रही हैं, ये तो कोई नई बात नहीं। हम जो करेंगे वो तो हर बंदा पाकिस्तान वाला कह रहा है। मैंने पहले जब ये कैबिनेट अनाउंस की गई थी तो मैंने कह दिया था ये ग्रेड 2 किस्म की, बी ग्रेड किस्म की जो है ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट, बल्कि वो कई तो उसमें टेक्नोक्रेट है ही नहीं। मेरी तो समझ से बाहर है। कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट ऐसी है कि समझ नहीं आई कि वो कहां से आए हैं, उनको ना उनका पड़ोसी नहीं जानते उनको। भाई कई लोग तो अभी भी नहीं यकीन करते कि ये मिनिस्टर बन गया है।
उनको बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। एलिवेट किया गया है, कोई पर्सनल किस्म के पता नहीं किसकी ये रिश्तेदारियों में आ गए हैं, किसके रडार पर आए हैं, कौन। आज मेरे वजीर आजम साहब ने फरमा दिया कि आप वो बात करें, वो कहते मुझे राजा रियाज ने अपॉइंट किया। तो राजा रियाज को कौन नहीं जानता? सर राजा रियाज की क्या पोजीशन है भी सबको पता है। सबको लेकिन पता। सर एक चीज और है सर, इंडिया में कल एक बड़ी मजेदार किस्म की बातचीत चल रही थी कि भारत नाम उन्होंने जो है वो रख दिया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और सबको लोग बात कर रहे थे। तो एक कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त मिस्टर जिन्ना ने जो है वो इंडिया नाम जो है कहा था पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त नहीं मिला और फिर पाकिस्तान रखना पड़ा। तो बहुत से लोग, बल्कि आज शायद वीडियो भी लगाई है, एक वीडियो भी अपलोड की है मेजर गौरव आर्या ने। तो क्या पाकिस्तान अब नाम इंडिया ले लेगा, आपको लगता है? नहीं, मेरे लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों नाम है। मैंने कल सारा दिन, और आपको पता ही है कि जिस तरीके से मैं भारत को स्टडी करता हूँ, उनकी न्यूज को देखता हूँ सारा दिन, मेरी एसोसिएशन सारी दिन मैं सारा दिन, आधा दिन मैं पाकिस्तान में होता हूँ, आधा दिन भारत के अंदर होता हूँ। वैसे आपको पता ही है मेरी जो यहाँ पे एसोसिएशन हैं वॉशिंगटन डीसी, तो वो डिस्कस कल सारा दिन हम करते रहे। और मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कल वो फ्रेज जो है वो पढ़ा, जिसमें वो स्टार्ट में ही लिखा था कि इंडिया और भारत। और लेकिन उसमें देखिए, मैं तो तीनों लफ्जों में इंडिया भी कहता हूँ, भारत भी कहता हूँ, हिंदुस्तान भी कहता हूँ। इसमें मेरे ख्याल में तो वैसे ही कोई एक डिस्कशन बराए, वो कहते हैं तनकीद बराए तनकीद वाली बात थी। इसमें से कुछ निकलता डलता तो कुछ नहीं था। लेकिन ये कि जो खास कर इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो G20 की वजह से इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है वहां पे, बल्कि एक तो प्रेसिडेंट शी नहीं जा रहे भारत में, और दूसरा पुतिन साहब भी नहीं जा रहे। उन्होंने एक हफ्ता पहले मोदी जी से कॉल करके अपने एक्सक्यूजेस पेश किए हैं। और तीसरा, हमारी जो जिल बाइडन है, फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री, उनको कोविड हो गया है। कुछ लोग तो यहाँ पे कहते हैं कि कोविड उनको एक प्रोपेगेंडा स्कीम इस्तेमाल की जा रही है, कि आगे तैयारी की जा रही है कि फिर दोबारा मेल इन वोटिंग कराई जाए और दोबारा इलेक्शन किस तरीके से जीता जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी है अमेरिका के अंदर, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं वो, और उसी के लिए कैंपेन शुरू है। अब यहाँ तक एक और बात भी हो रही है कि हो सकता है कि बाइडन साहब भी ना जाएं, और यही एक्सक्यूज इस्तेमाल किया जाए कि उनको भी कोविड हो गया, तो वो अब नहीं जा सकेंगे। हमारा जो यहाँ पे सेंटर CDC है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि 5 दिन आपने तन्हाई में गुजारने हैं, आपके यू कैन नॉट ट्रैवल। लेकिन इसमें अफसोस वाली बात है कि इस पे क्यों ये रिएक्शन हो रहा है इस तरह का। कुछ समथिंग इज गोइंग ऑन, जो मैं जाती तौर पर मुझसे पूछें, जो मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उसमें एक तो F-16 देने यूक्रेन को, जो प्लान था, अमेरिका ट्रेन कर रहा था उनके यूक्रेन के पायलट्स को। उसके बाद और कई केमिकल और कई जो आर्मामेंट्स हैं वो यूक्रेन को दिए गए। आज हमारे टोनी बिल्कन साहब इन यूक्रेन, एंड फर्स्ट टाइम ही स्टेइंग देयर ओवरनाइट। $1 बिलियन देने के चक्कर में है वो। यहाँ पे हवाई जो है वो जल गया, सारा तबाह हो गया। न्यूयॉर्क बहुत बुरी हालत है। लेकिन पैसा सारा जो है अमेरिकन स्वेट एंड ब्लड का जो पैसा है वो सारा यूक्रेन जा रहा है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यूक्रेन इज जस्ट अ मनी लॉन्ड्रिंग मशीन, जिसपे यूरोपियन करप्शन का पैसा सारा जो है वो वहां पे लॉन्डर किया जाता है। एक तो ये चीज है। दूसरा, जो पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, he is meeting left and right people without the permission of the foreign office, without taking care of the protocol and SOPs of diplomacy. अब वो IG पंजाब से मिले हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री some American ambassador is going there for the presentation. उसके बाद मरियम नवाज साहबा से मिल रहे हैं और कई लोगों से मिल रहे हैं, जिसके बारे में कई इस वक्त रूमर्स चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कई एनालिस्ट जो हैं इसको बड़े दूसरे तनाजर से देख रहे हैं कि शायद समथिंग इज गोइंग ऑन, मे बी चाइना इज डूइंग समथिंग, जिस वजह से वो G20 में भी नहीं जा रहे और कुछ वैसे भी चीजें हैं। तो देखें, आने वाले दिन बताएंगे बारजू के क्या होने वाला है उस एरिया में। लेकिन बड़े अरसे से तैयारी हो रही है ताइवान के हवाले से, साउथ चाइना सी के अंदर, और बड़े बड़े जो है वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के नए ब्लॉक बन के सामने आ रहे हैं। एक्सरसाइजेज इंडिया भी, भारत जो है वो भी हिमालय के साथ आज अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो भी एक तशवीश है फॉर द चाइना।
लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन समथिंग कहते हैं ना कि तूफान से पहले खामोशी हो जाती, तो इस तरह के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये अगला महीना, 1.5-2 महीने जो है बड़े सेंसिटिव जा रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से तो वैसे भी हर वक्त सेंसिटिव रहता है, लेकिन 16 सितंबर इज वेरी सेंसिटिव। द हिज मैजेस्टी रॉयल ब्रिटिश जज जो है वो रिटायर हो जाएंगे 16 सितंबर को। आने वाले दिनों में देखें क्या होते हैं। जाने से पहले वो कहते हैं कि मैं कुछ करके जाऊंगा, ताकि लोग रहती दुनिया तक मुझे याद रख सकें। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर आखिर में अगर परवेज इलाही साहब की आप बताएंगे, परवेज इलाही साहब को बार बार रिहा करते हैं, बार बार फिर अरेस्ट कर लिया जाता है, वो क्या चल क्या रहा है इनके साथ? देखें, मेरी ख्वाहिश है अगर आसिम मुनीर साहब या कुछ लोग सुन रहे हो, तो जिस तरीके से आपने दहशत गर्दी का यहाँ पे जो पाकिस्तान में हालात थे, तो दहशत गर्दी की अदालतें अलग कर दी गई थी। अगर ये मेहरबानी फरमाए तो सियासी अदालतें भी अलग कर दें। सुप्रीम कोर्ट, जो पॉलिटिकल सुप्रीम कोर्ट अलग बना दी जाए। हर शहर के अंदर सियासतदानों की जो है ना वो अदालतें अलग कर दें। अब इस वक्त देखें जरा, लोग जो इंसाफ के लिए 25-25 साल से जलील हो रहे हैं वकीलों के दफ्तरों में, कोई सुनवाई नहीं होगी। सारा दिन जज बैठ के पीटीआई, परवेज इलाही, ये इलाही, फलां इलाही। मेरी तो दुआ है या इलाही तू परवेज इलाही जैसी इंसाफ अदालतें हर पाकिस्तानी को दे, ताकि देखें किस तरीके से एक जज ने कहा है, सेशन जज को ऑर्डर किया है, जाओ उनको लेकर मेरे हजूर पेश किया, मेरे ये मुगलिया जो मेरा दरबार है इसमें पेश करो। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। लोग तड़प रहे हैं 50-25 एवरेज सिविलियन केस। आपकी अगर आज आपके मकान पे कोई कब्जा कर ले तो एवरेज 25 साल केस चलता है, 30 साल चलता है। वो भी आप बड़े लकी हो, 7 रुपए आपके पास बेबहाव वकीलों को देने के लिए और रिश्वत देने के लिए। आप लकी होंगे कि आपकी कुछ सुनवाई हो जाए। आपकी दुकान के ऊपर कोई कब्जा कर ले तो 25-30 साल तो बिल्कुल ये एवरेज है। तो देखें किस तरीके से इंसाफ ये दाती। तो खुदारा ये मैं आसिम मुनीर साहब, ये आपने जो कारोबारी लोगों को मिले हैं, आप अदलिया का भी कुछ करें, करप्शन का भी कुछ करें। और मैंने दोनों मीटिंग्स में मैंने जो सुना है कि कारोबारी लोग चीखे हैं करप्शन के हवाले से, करप्शन के हवाले। और कहा गया है कि कुछ 60 ब्यूरोक्रेट हैं सूबा सिंध के जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन उड़ने वाले तो हथियारे लेके उड़ के दुबई चले गए, उनको तो किसी ने पूछा नहीं। हमारे कायल जो है, सिंध के मालिक जो हैं, वो तो उनको तो कहा गया भी आप दुबई चले जाएं कुछ दिनों के लिए, हम यहाँ पे डंडा फेरने लगे, आप प्लीज चले जाएं, हम छोटे छोटे लोगों को मारेंगे, डराएंगे, आप कहीं आपको तकलीफ ना हो तो आप दुबई तशरीफ ले जाएं। वो तो चले गए। लेकिन ये किस किस्म का इंसाफ है, किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी होगी कि बड़े मछलियों को, मगरमच्छों को कहा जाता है कि आप जरा प्लीज साइड पे हो जाएं, हम छोटे लोगों को जरा इनकी मुरम्मत कर लें, इनको जूते मार लें। ये तो कोई बात ना हुई ना। अगर करना है तो क्रॉस द बोर्ड करें। ये तो बात नहीं ना कि कहना यार आप जरा साइड पे हो जाएं, लोगों को हम जूते मारने लगे। उनको भी पकड़ते ना भाई, वो सारे चले गए, सुना दुबई बैठ के जाके सारे के सारे, दूसरे लंदन चले जाते हैं अपने। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही फैशन है। आरजू मैं पाकिस्तान जाता हूं, वहां पे फैशन है। वो कहते हैं मेरा जेट कीमती है, वो कहता नहीं तेरे पखों वाला जहाज है, मेरा तो जेट है। ये जिस तरह आप कहते हैं ना किसी के पास V8 है तो किसी के पास करोला है। अब मैं जाके बैठता हूँ सरीना में, तो वहां मैं देखता हूँ वो बात कर रहा होता है, कहते यार मेरा तो जेट अभी ये मैंने डिलीवरी बुक कराई है, कोई कहता है तेरा पंखों वाला जहाज है। एक दूसरे का इतना करप्शन का पैसा आपके पास मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो पता नहीं फिर वो लोगों को क्यों, एजेंसियों को वो लोग नजर नहीं आते, क्या बात है। सिर्फ गरीबों को क्या उनका खून चूस रहे हैं, पता नहीं क्या बात है सर। इसलिए कि उसमें एजेंसी वाले खुद भी इन्वॉल्व होते हैं ना, उनके अपने भी भाई, अपने भी रिश्तेदार होंगे कोई। और ये जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे और ईरान बॉर्डर पे भी आर्मी चीफ ने कहा है कि वहां से स्मगलिंग रोकी जाएगी और वहां पे जरा देखभाल होगी कि डॉलर भी कंट्रोल में आए, सब आए। तो उसके लिए सर पॉलिटिशियंस और स्मगलर्स के साथ साथ थोड़े अपने लोगों के ऊपर भी अगर आर्मी चीफ देख लें तो ज्यादा आसानी होगी। मैं तो नहीं आरजू, मैं कहता हूँ वो कब शुरू होगा भाई। वो ब्लीडिंग हो रही है, कंट्री तो खत्म होने को फिर रहा है, अब कब शुरू करेंगे भाई वो। ये सर अगर उनको ये दिखाना है कि वो दूसरों से डिफरेंट हैं और ये कोई बेहतर आदमी हमने आर्मी चीफ के तौर पे लाए, तो पहले अपने लोगों को पकड़े, पहले आर्मी और एजेंसी के लोगों को पकड़े, उसके बाद पॉलिटिशियंस पे जाएं। मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं से शुरू तो करें ना, शुरू तो करें। सिर्फ बयान देने से आपको पता है $9 नीचे आ गया, सिर्फ बयान देने पे। जब 2-4 को पकड़ के जूते मारेंगे तो फिर देखें क्या हालात ठीक होंगे आपके। लेकिन करेगा कौन, करें कब। लोगों के कान तरस गए हैं अमन के लिए, इन चीजों के बारे में, क्रैकडाउन के बारे में सुनने के लिए।
मैं तो ये बिल्कुल कहता हूं ऐसा ही इसके है। बगैर गुजारा ही नहीं है, सजा के बगैर तो सोसाइटी चल ही नहीं सकती ना। खासकर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, चाहे 76 साल से एक लूट मार का बाजार गर्म है। और या फिर इनको कम से कम और एटलीस्ट कुछ नहीं तो इनको इंडियन मीडिया खुला दिखाएं कि वहां पे क्या हो रहा है। इनको देखे शायद किसी को शर्म ही आ जाए यार, कि लोग चांद बिल्कुल। पे छोड़ के अब सूरज पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं।